हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस.पी. मिश्रा। और आज जो लेसन फिजिक्स का शुरू करेंगे वो गॉस थ्योरम होगा। देखिए, इससे पहले जो लेसन आप लोगों ने पढ़ा होगा वो कूलॉम्स लॉ होता है। कूलॉम्स लॉ की कंडीशन होती है कि वो पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है। जब भी देखे कोई पढ़ाई की होगी, कूलॉम्स लॉ जो भी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल किया होगा, हमेशा वहाँ पॉइंट चार्ज मतलब जो चार्ज है वो एक पॉइंट पे सिचुएटेड है। जब भी अगर किसी बॉडी का चार्ज दिया जाता है तो ये माना जाता है इस बॉडी का चार्ज कि वो एक पॉइंट उसके सेंटर पे हम मान लेते हैं। और उसी का तो ये है बेसिक कंडीशन ऑफ द कूलॉम्स लॉ कि वो एक पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है। लेकिन प्रैक्टिकली तो वो एक थ्योरेटिकल बात हो गई। प्रैक्टिकली बात अगर किया जाए, देखिए प्रैक्टिकली कभी भी चार्ज एक पॉइंट पे नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा ही जो है वो किसी बॉडी पे होगा। तो उसकी अगर बात किया जाए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या होगी, उस चीज़ को कंसीडर करने के लिए प्रॉपर वे जो दिया है वो दिया है साइंटिस्ट गॉस ने। उन्हीं के बेस पे इसे गॉस थ्योरम कहते हैं। गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ इसके टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी होंगी। उसमें पहली एक चीज़ आती है एरिया वेक्टर। देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी फील्ड, कैसी फील्ड हो, कैसा भी सरफेस हो, अगर उसके एरिया की बात किया जाए, सरफेस एरिया की बात किया जाए, तो एरिया मीन्स वो एक वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर गॉस थ्योरम में हम पढ़ेंगे, इफ़ विल कंसीडर एनी सरफेस तो दैट विल बी ए वेक्टर एरिया। और वेक्टर एरिया का मतलब जो भी सरफेस हमारा होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब अगर ये कोई सरफेस है तो इसका जो डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो इसका एरिया होगा यही इसका कहलाएगा एरिया वेक्टर। तो ये है एरिया वेक्टर। कहने का तो जो भी एक सरफेस होगा उस सरफेस में हम एरिया जोड़ देंगे और एरिया जो होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी कॉल्ड ए एरिया वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है? दो लाइन जहाँ पे आपस में इंक्लाइंड होती हैं तो उनका जो इंक्लिनेशन होता है वो हमारा एंगल कहलाता है। यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या होता है? कोई भी सरफेस किसी पॉइंट से जो ओवरऑल एंगल बनाता है। ये अब कुछ इसकी अपना लाइंस होंगी जो भी यहाँ लाइंस जाके मिलेंगी, तो ये जो ओवरऑल एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल और इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया? कहने का मतलब जैसे नॉर्मली एंगल क्या होता है? एंगल हमारा होता है दो लाइन जहाँ पे इंक्लाइंड हो रही हो, तो जो उनका इंक्लिनेशन होता है वो कहलाता है सॉलिड एंगल, एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है? कोई भी सरफेस जो किसी पॉइंट के साथ एंगल बनाता है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल ओमेगा की वैल्यू a/r² के बराबर होती है, या इसी को हम कह सकते हैं कि डी ओमेगा की वैल्यू dA/dr² के बराबर होती है। तो यही अगर सॉलिड एंगल किसी स्फीयर की बात किया जाए तो उसके सेंटर पे क्या सॉलिड एंगल बनेगा? तो ओमेगा की वैल्यू जो हो जाएगी, इसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² और रेडियस इसकी r होगी, तो वो सॉलिड एंगल जो है वो 4π के बराबर हो जाएगा। और सॉलिड एंगल के जो यूनिट है वो स्टेरेडियन होती है। तो दो चीज़ें हमने यहाँ जानी, एक वेक्टर एरिया जाना और एक सॉलिड एंगल जाना। इसके अलावा एक चीज़ और आती है जिसकी यहाँ बात करेंगे, वो कही जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लीजिए कोई सरफेस से ये हमारा है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, फाई हो जाएगा E/A, या इसी को हम ये लिखते हैं कि d∅ = E/dA। तो
ई इंटू डी ए, यहाँ ए जो है वो ई जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग फ्रॉम द एरिया, कहने का तो जो भी लाइंस होंगी, ई लाइंस जो होंगी, नंबर ऑफ लाइंस होंगी, इसके परपेंडिकुलर जो पास हो रही है, अगर एंगल कोई बना रही हूँ, थीटा एंगल बना रही हूँ, तो यही फाई की वैल्यू ई ए कॉस थीटा के बराबर हो जाती है। तो पहली चीज हम लोगों ने देखा वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है? एरिया विल बी कंसीडर्ड एज ए वेक्टर, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। वहीं पे सॉलिड एंगल, कोई भी सरफेस जो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट एंगल सबटेंड करेगा वो हमारा सॉलिड एंगल होगा, यूनिट उसकी स्टेरेडियन होगी। और तीसरी चीज़ हमारी आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई से लिखा जाता है फाई इक्वल टू ई ए, या इसी को डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, क्योंकि ई और ए के बीच जो है एंगल जो बनता है वो परपेंडिकुलर लाइंस ली जाती हैं, इसलिए एक जनरल इक्वेशन बन जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थोड़ी सी और बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हमारी लाइंस थी, ये सरफेस एरिया ए है। इसकी अभी हमने बात किया है कि नॉर्मल तौर पे जो फ्लक्स है हमारा वो एरिया इंटू परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग फ्रॉम द सरफेस हो जाता। अब मान लीजिए यहीं पे अगर एरिया हमारा ऐसा कुछ हो जाता और लाइंस हमारी ऐसे ही रहती, तो हम क्या करेंगे, इनका एक प्रोजेक्शन ले लेंगे जो थीटा हो जाएगा, और इस प्रोजेक्शन की वजह से फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा था। इसीलिए जब भी हम फ्लक्स यहाँ कंसीडर करेंगे दैट विल बी कंसीडर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वैल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू डी ए, जो यहाँ पे मेथड फॉलो किया जाएगा। और फिर इसकी हम ओवरऑल वैल्यू ले लेंगे डब्ल्यू इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी ए। तो ये है, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा एरिया इंटू परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग फ्रॉम द एरिया डेफिनेशन हो जाएंगी, और जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम देखेंगे वो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए। और यही बात गाउस ने अपने थ्योरम में कही है। गॉस ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कहने का मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए, इसकी जो वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू एनी क्लोज सरफेस दैट विल बी इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे इन्होंने बात कही, जरा इसकी बात देखते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q रखा हुआ है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई भी पॉइंट चार्ज Q रखा, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर r डिस्टेंस पे उस सरफेस को हम कंसीडर करें, मान लीजिए r डिस्टेंस है, इस सरफेस को अगर यहाँ पे कंसीडर करें तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। अब चार्ज यहाँ पे रखा है तो जो r डिस्टेंस पे E की वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट, तो E तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dA, और E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, क्योंकि R डिस्टेंस पे जो Q लिंक्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगी, वो हमारी ये Q चार्ज है R डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और dA सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA, सरफेस इंटीग्रल का यहाँ मतलब है स्टूडेंट जो बायो के हैं और जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये जान लीजिए, सरफेस इंटीग्रल का मतलब होता है ओवरऑल वैल्यू। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई dA, क्योंकि पूरा हमारा एक स्फीयर फॉर्म होगा, कोई जो r डिस्टेंस पे जितना ही सरफेस होगा r डिस्टेंस पे वो हमारा 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर, और ये Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो यही जो है गॉस थ्योरम का प्रूफ है। इसी बेस पे गॉस ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमेशा ही Q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगी।
एक चीज़ यहाँ पे क्लोज सरफेस की बात है स्टूडेंट, तो एक बात और थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी अगर सरफेस है और जो भी इनसाइड चार्ज रखा हुआ होगा, ये चार्ज हमारा यहाँ सरफेस पे अपीयर होगा। तो जितने भी मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है, माइनस क्यू रखा हुआ है, Q1 Q2 और ये Q3 प्लस रखा हुआ है, जो भी है, तो जो इनके नेचर होंगे, इनका ओवरऑल रिजल्टेंट जो Q मान लीजिए ये Q की वैल्यू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 जो वैल्यू आएगी वो हमारे सरफेस पे जा कर के अपीयर होगी और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्म्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में गॉस थ्योरम के विषय का जो एक इंट्रोडक्शन है, गॉस थ्योरम है, इतना ही इस वीडियो में रहेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आगे डिफरेंट सरफेस के जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे उनकी क्या वैल्यू होगी, कैसे उनको हम कैलकुलेट करेंगे